हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज से फिर हम शुरू हो गए और कंटिन्यूस चलेंगे। कल वीडियो ना अपलोड करने का मुझे खेद है, दुख भी है। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज पुनः हम आपके सामने आ रहे हैं और जो हमारा इसके पहले वाली क्लास थी उसमें जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करेंगे तथा साथ ही साथ आज का जो हमारा विषय होगा उस विषय की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो विषय है प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत को विशेष रूप से हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। और जिन दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है उसका पहला भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा? मध्यवर्ती उच्च भूमि, चाहे उच्च भूभाग के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको नाम दिया गया है दक्कन का पठार। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पहला जो हिस्सा है जिसको मध्यवर्ती उच्च भूभाग कहते हैं उसको दो भागों में बांट दिया गया। उसको भी हम उस पर ऑलरेडी हमें लग रहा है 2 क्लास बना चुके हैं। पहला क्लास आपका जो है मेघालय का पठार या शिलांग का पहाड़ी, ठीक है, और दूसरा है अरावली पर्वत श्रेणी। फिलहाल अरावली पर्वत श्रेणी की हम चर्चा करते हैं और जो आज का शेष हिस्सा है उसकी चर्चा करेंगे तथा लास्ट में मेघालय की पठार का भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगी, पुरानी चीज़ें रिवीजन भी होती चलेंगी। सबसे पहले हम अरावली पर्वत की बात करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें? ठीक है, तो हमने पढ़ा कहाँ था, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, गुजरात के पालमपुर से कहाँ तक जा रही है, दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली में इसे किस नाम से जानते हैं? राजसीना पहाड़ी। और उस राजसीना पहाड़ी पे कौन सा भवन है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई की बात किया था, कितना? 800 किलोमीटर। ठीक है, और यह खंडित अवस्था में है और इसको एक अवशिष्ट पर्वत या अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अपशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है? जो क्या हो, डेनोडेशन प्रक्रिया, मतलब अनाच्छादन प्रक्रिया या प्रक्रम के द्वारा वह अपनी ऊंचाई खो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और जब धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो वो पहाड़ से पठार का रूप धारण कर लेगा। और जब पठार का रूप धारण कर लेगा तो एक ऐसा भी समय आएगा जब वह धीरे धीरे पूरा समतल मैदान बन जाएगा। तो ये पर्वतों की अवस्थाएं भी होती हैं, वो भी अपनी युवा अवस्था में होते हैं, प्रौढ़ावस्था में होते हैं और वृद्धावस्था में। तो ये अपनी वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था को ही हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की गई थी माउंट आबू का गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, जो कहाँ पे? राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। ठीक है, और यहीं पे जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है जिसको क्या कहते हैं? दिलवाड़ा का मंदिर या दिलवाड़ा का जैन मंदिर के नाम से जानते हैं। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा किए थे। अरावली पर्वत के पश्चिम में बड़ा मरुस्थल है जिसको थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और उसके पूर्व की यदि हम बात करते हैं तो मरुस्थल का हल्का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा कर लिया था। अब दोस्तों उसके बाद यदि हम चर्चा करेंगे तो यह आपके सामने एक मैप है और इस मैप में देखेंगे यहाँ पे यह जो पर्वत श्रेणी रेड कलर की दिखाई जा रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। इसी का नाम है अरावली श्रेणी। ठीक है, इसका नाम क्या है? अरावली श्रेणी। और अरावली श्रेणी तथा उसके पूर्व में एक लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है विंध्यन श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तर वाला जो हिस्सा है, इस उत्तर वाले हिस्से को मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ विंध्यन श्रेणी, चाहे मैं इस हिस्से में लिख दे रहा हूँ। इसका नाम क्या है? विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी। ठीक है, इसका नाम क्या है? विंध्यन श्रेणी। और विंध्यन श्रेणी की यदि हम बात करते हैं तो यह प्रारंभ होती है कहाँ से? गुजरात से। कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश आंशिक रूप से छत्तीसगढ़ में भी जाती है और बिहार में कैमूर तक चली जाती है। मतलब इसको बिहार में किस नाम से जानते हैं? कैमूर पहाड़ी के नाम से। और हम उत्तर प्रदेश में विंध्यन श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। जब यहाँ से देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश तक यह पाई जाती है और उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में पाई जाती है तो उन जिलों के नाम विशेष रूप से यदि देखें तो चंदौली है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, आंशिक रूप से प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, इनमें भी थोड़ा सा मतलब अरावली पर्वत का उत्तरी हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। लेकिन क्या हमें सिर्फ पर्वत ही पढ़ना है? तो नहीं, पर्वत ही नहीं पढ़ना है हमें, इनके मध्य में कुछ पठार भी पाए जाते हैं। ठीक है, या तो कुछ और भी चीज़ पाई जाती है। जैसे पठार में भी देखें हम तो एक विशेष रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है मालवा का पठार।
तो यहाँ पे एक पठार पाया जाता है और इस पठार का नाम क्या है? मालवा का पठार। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मालवा का पठार। नाम है मालवा का पठार। ठीक है, यह क्या है? मालवा का पठार है। और मालवा का पठार का मतलब क्या है? मालवा का पठार का मतलब क्या है? यह एक ऐसा पठार है जो काली मिट्टी से निर्मित है। लेकिन क्या पठार को हम मिट्टी भी कहते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी जो क्रिया होती है उस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उसके मुख से या पृथ्वी के गर्भ से या उसके भूगर्भ से निकलने वाला जो भी तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। पृथ्वी के गर्भ से ज्वालामुखी के समय निकलने वाले तप्त एवं तरल पदार्थ को नाम क्या दिया गया है? मैग्मा। और वही मैग्मा जब धरातल पे आकर के ठोस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। वही मैग्मा जब धरातल पे आकर के ठोस हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा। और उसी लावा के या उसी लावा पर अनाच्छादन, या तो हम उसको कह सकते हैं अपक्षय प्लस अपर्दन। ठीक है, अपक्षय प्लस अपर्दन मतलब वेदरिंग प्लस इरोजन। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं संयुक्त रूप से चालू होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेंगे, अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय का मतलब होता है जब चट्टानें टूट फूट करके अपने स्थानों पर बिखर जाएं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षय। तो लेकिन चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी तो क्यों टूटेंगी फूटेंगी? कारण क्या है? चट्टानों के टूटने का कारण क्या होता है? तो उसके लिए कुछ कारक होते हैं, जैसे भौतिक कारक हो जाएगा या प्राकृतिक कारक, उसके बाद जैविक कारक और रासायनिक कारक। 3 कारक होते हैं जिससे चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। जैसे भौतिक कारक में तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने से चट्टानें क्या होती हैं? फैलती हैं। तापमान कम हुआ सिकुड़ेंगी, तापमान बढ़ा फैलेंगे, तापमान कम हुआ सिकुड़ेंगे। जैसे एक चीज़ और देख लीजिए, रेलवे की पटरियों का उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे दो रेलवे पटरियां हैं ऐसे, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। स्पेस छोड़ने का कारण क्या है? ग्रीष्मकाल में वे पटरियां फैलती हैं और शीतकाल में सिकुड़ती हैं। यदि उनको बिल्कुल सटा दिया जाए और ग्रीष्मकाल आया तो ये फैलेंगी तो पटरियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, गाड़ियाँ क्या हो सकती हैं? गिर सकती हैं। इसलिए ऐसे ही पर्वत भी होते हैं, क्योंकि वो भी किससे बनते होते हैं? जो भी चट्टान है या पर्वत है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनते हैं। तो जैसे जो लावा का पठार है जो ज्वालामुखी से बना हुआ है, तरल पदार्थ के जमने से या ठोस होने से बना है, जैसे सूर्य के तापमान को पाता है तो उसमें भी क्या होती है? फैलने की स्थिति। तापमान कम होता है, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना। एक समय ऐसा आएगा वो टूट जाएंगी, और टूट जाएंगी तो टूट के अगल बगल के क्षेत्रों में फैल जाएंगी। इसको भी क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय। जैविक अपक्षय, मान लेते हैं कोई पशु है या कोई जीव है या मानव खुद भी शूज पहन के चलता है, नीचे गोटियां होती हैं, चलता है तो चट्टानें क्या होती हैं? टूटती रहती हैं। या पशुओं के खूर से भी क्या होती हैं? चट्टानें टूटती रहती हैं। तो इसको हम जैविक कहते हैं। या तो वनस्पतियों की जड़ें जब भूगर्भ में या पृथ्वी के अंदर जाती हैं तो वे क्या होती हैं? मोटी होती हैं। जब मोटी होती हैं तो चट्टानें चटक करके टूट जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षय के नाम से जानते हैं। लेकिन दूसरा यदि हम बात करते हैं, ये तो भौतिक हो गया, दूसरा भौतिक हो गया, जैविक हो गया। और रासायनिक क्या होता है? विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं और वे रासायनिक तत्व आपस में क्रिया करके चट्टानों को तोड़ देते हैं। तो ये भी क्या हो गया? अपक्षय हो गया। मतलब चट्टान का टूट फूट करके अपने स्थान पर बिखर जाना अपक्षय। लेकिन वही टूटे फूटे भाग जब या तो वायु के द्वारा, या तो जल के द्वारा, या तो हिमानी के द्वारा, या तो नदी के द्वारा क्या होते हैं? एक स्थान से बहाकर, उड़ाकर या घसीटकर दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, तो उसको हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो आपका क्या है? मालवा का पठार। और जो मालवा का पठार है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? निकलने वाले पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा के ठोस होकर के जमने से क्या हुआ? लावा बना। और जब लावा पे अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई, अनाच्छादन यहाँ पे लिख लेते हैं हम, अनाच्छादन यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनाच्छादन बराबर अपक्षय प्लस अपर्दन। ठीक है, क्या होता है? अपक्षय प्लस अपर्दन बराबर क्या होता है? अनाच्छादन। तो जब इस पे अनाच्छादन की क्रिया हुई तो ये चट्टानें भी टूटी फूटी, और जब टूटी फूटी तो ये धीरे धीरे क्या हो गई? समतल होती गई। और समतल होती गई तो यहाँ पे जिस मिट्टी का निर्माण हुआ वो मिट्टी कैसी हुई? काली। तो यहाँ पे काली मिट्टी का विकास हुआ। इस मालवा के पठार पे काली मिट्टी का विकास हुआ। और जब काली मिट्टी का विकास हुआ तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मालवा का पठार। यह तो इसकी अवस्थिति होगी। अवस्थिति में देखते हैं तो पश्चिम में कौन सी? आपकी पर्वत श्रेणी, जिसको किस नाम से जानते हैं हम? अरावली पर्वत श्रेणी।
इधर देखते हैं तो कौन सी है, विंध्यन पर्वत श्रेणी। इस हिस्से में देखेंगे तो इस हिस्से में एक नदी प्रवाहित होती है जिसको भारत की घड़ियाल नदी के नाम से जानते हैं। अवनलिका अपर्दन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उत्खात भूमि सबसे ज़्यादा करती है, अपने बीहड़ और खड्ड के लिए जानी जाती है। उस नदी का नाम क्या है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, जिसका नाम क्या है, चंबल। चंबल नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाने का काम करती है। यहाँ से अरावली पर्वत विंध्यन श्रेणी से निकलती है और ऐसे प्रवाहित होकर के उत्तर प्रदेश में जाकर के किस में मिल जाती है, यमुना में मिलने का काम करती है। ठीक है, तो पश्चिमी सीमा अरावली, दक्षिण सीमा कौन सी, विंध्यन, और पूर्वी सीमा कौन सी आपकी बना देती है चंबल नदी। और चंबल नदी बना दी तो ये हिस्सा आपका हो गया मालवा का पठार। और जब मालवे के पठार की बात करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस या इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, तो उस महत्व की यदि हम बात करेंगे तो महत्व का प्रमुख कारण यह है कि काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, कपास की। और कपास किस उद्योग का आधारभूत या कच्चा या रॉ मटेरियल्स के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, जो कपास होता है किस उद्योग के लिए कच्चा माल या आधारभूत, ठीक है, संसाधन या कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसका नाम क्या होगा, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल की प्राप्ति कहाँ से होती है, यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और भी देखिएगा, मैनचेस्टर, कहाँ पे, इंग्लैंड में। किस लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर यहीं पे कौन सा है, अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद। क्यों कहते हैं भैया, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए 2-3 कारक बहुत जिम्मेदार होते हैं। पहला कारण क्या होता है, सबसे पहला कारण होता है जलवायु, क्योंकि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जलवायु सम होनी चाहिए। यदि जलवायु सम नहीं है तो हम सूती वस्त्र अच्छे क्वालिटी के उत्पादित नहीं कर सकते, इसलिए सम जलवायु की सबसे ज़्यादा जरूरत। दूसरा क्या होगा, कच्चा माल की सुलभता। तो कच्चा माल यहाँ पे देखिए अहमदाबाद, कच्चा माल बगल से मिल जा रहा है, मतलब अहमदाबाद के पृष्ठ प्रदेश से क्या हो जा रहा है, कच्चा माल, क्या, कपास मिल जा रहा है। और जब कच्चा माल कपास मिल जा रहा है तो और तीसरा क्या चाहिए, पूंजी। तो इधर के लोग पूंजी तो पति बहुत है, आप लोग जानते ही होंगे कितने पूंजीपति हैं। ठीक है, पूंजी। और चौथा क्या चाहिए हमें, श्रम। तो उत्तर प्रदेश बिहार इसीलिए तो जाना जाता है लेबर फोर्स या मैन फोर्स बड़े पैमाने पे। और भारत को युवाओं का देश कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो भारत युवाओं का देश कहा जा रहा है उसमें कायिक घनत्व तो बहुत कम है, लेकिन आश्रित घनत्व तो ज़्यादा है। आश्रित का मतलब क्या होता है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे तथा 60 साल से ऊपर के लोग अपने खान पान या आजीविका के लिए दूसरे पे आश्रित होते हैं, उसको आश्रित जनसंख्या कहते हैं। लेकिन 14 से ऊपर, 18 से ऊपर लेकर के और 60 साल के लोगों को हम क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और यहाँ के लोग क्या हैं, अपने कार्यों को ढंग से नहीं कर रहे हैं। और जब अपने कार्यों को ढंग से नहीं कर रहे हैं तो भारत की जीडीपी डाउन होगी, भारत का जीडीपी डाउन होगी। ठीक है, जिससे देश हमारा पीछे जाएगा। इसलिए हर युवाओं को काम करना चाहिए, अपने क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के युवा, चूँकि यूपी बिहार की विशेष रूप से यदि हम बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर बेरोजगार, इधर चट्टी पे उधर चौराहे पे घूमने का काम करते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य को भाग्य के रूप में बदल सकता है कौन, युवा। लेकिन युवा जब तक जागेगा तब तक देश बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए देश को जागने की जरूरत है, युवाओं को जागने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मालवा का पठार, यहाँ से क्या मिल गया, कच्चा माल, कपास। ठीक है, यहाँ पे श्रम है, जलवायु मिल गई, पूंजी भी मिल गया। और जब सब कुछ मिल गया तो यहाँ पे यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास चरम पे होगा। और जब सूती वस्त्र उद्योग का विकास चरम पे होगा तो इसलिए अहमदाबाद को हम क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अहमदाबाद को। लेकिन उत्तर भारत का यदि मैनचेस्टर पूछ दे रहा है तो क्या होगा, कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन पूछ देगा तो कौन होगा, कोयम्बटूर। 3 चीज, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ठीक है, तो इसलिए यह मालवा का जो पठार है इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ हम बात करें, अभी तो एक फसल की हमने बात किया, दूसरी फसलों की यदि हम बात करते हैं तो इन काली मिट्टी वाले क्षेत्र में प्याज, रसदार फल की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। किन किन चीज़ों की, प्याज की, रसदार फलों की। एक चीज़ और देखिएगा, नागपुर जो है, बस मालवा का पठार यहीं पे नहीं, इस हिस्से में भी ये काली मिट्टी पाई जाती है, इस हिस्से में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा, रसदार फल खूब पाए जाएंगे। और नागपुर को
संतरे की राजधानी कहते हैं। कौन सा? छोटा वाला जो संतरा आता है, उस संतरे की राजधानी किसको कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। प्याज की मंडी कहाँ पे है? प्याज की मंडी नासिक। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो मालवा का पठार या काली मिट्टी कितनी इंपॉर्टेंट है देखेंगे कपास के लिए, जिससे क्या हो रहा है? सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा है। रसदार फल, रसदार फलों में भी विशेष रूप से कौन से? जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू प्रजाति के खूब पाए जाते हैं, संतरा, मौसमी, ठीक है, नींबू खूब पाए जाते हैं। इसके साथ साथ क्या पाया जाता है? प्याज भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। प्याज का उत्पादन खूब होता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, लेकिन चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी के साथ साथ जो समुद्री हवाएं चलती हैं तो गन्ना में शुगर की मात्रा को बढ़ा देती हैं। और जब गन्ने में शुगर की मात्रा को बढ़ा देती हैं तो प्रति कुंटल जो उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग चीनी उत्पादन करते हैं, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग चीनी का उत्पादन करते हैं। तो चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, लेकिन गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो ये मालवा का जो पठार है, इसका महत्व ज़्यादा कितना है देख लेते हैं फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे, क्योंकि बाद में रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले मैग्मा के शीतल होकर के ठोस अवस्था को धारण करने से मालवा का पठार का निर्माण हुआ। इसी मालवा के पठार पे अपक्षय और अपर्दन की क्रिया हुई, और अपक्षय और अपर्दन की जब क्रिया हुई तो उस अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के कारण वो क्या हो गया? टूट फूट करके बिखर गया, समतल रूप धारण कर लिया। और जब समतल रूप धारण कर लिया तो काली मिट्टी का विकास हुआ। काली मिट्टी का विकास हुआ तो यहाँ पे काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। जब कपास का उत्पादन होने लगा तो यहीं पे सम जलवायु होने के नाते, श्रम होने के नाते, और लेबर तो गतिशील होते हैं, कहीं से भी कहीं चले जाएंगे पैसे कमाने के लिए। लोग भारत से लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तो लेबर तो गतिशील है, वो तो चला ही आएगा। तो भी बिहार से लोग खूब बड़े पैमाने पे आ गए। तो इसलिए यहाँ पे सूती वस्त्र का उद्योग विकसित हो गया। यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्याज खूब पाया जाता है, रसदार फल खूब पाए जाते हैं, और गन्ना भी खूब पाया जाता है। तो ये इसका आर्थिक महत्व है। अब इसकी हम बात करते हैं तो इसके उत्तर पूर्व में इस हिस्से से देखेंगे तो एक नदी प्रवाहित होती है ऐसे, और यह नदी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। इसका नाम क्या है? चंबल। इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। चंबल नदी। हालांकि नदियों का चैप्टर तो हम अलग से पढ़ाएंगे ही, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे जो आ रहा है उसको देखते चल रहे हैं। यदि हम बात करें आगे तो यहाँ पे एक और पठार पाया जाता है, और जो यहाँ पे एक पठार पाया जाता है, इस पठार का नाम दे दिया गया है कौन सा? इसको नाम दिया गया है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का कौन? भारत की पहली महिला वीरांगना जो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि, जन्मभूमि की हम बात नहीं करेंगे, कर्मभूमि की बात करेंगे। यह इसी क्षेत्र से संबंध रखने वाली थी। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा? ललितपुर, झांसी, जालौन, आगरा, आगरा नहीं होगा, इधर महोबा, ये वाला क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश, मतलब बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश, और आंशिक रूप से राजस्थान भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, यह आपका कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। इसके देखेंगे इधर कौन सा है आपका? इधर विंध्य पर्वत श्रेणी, इधर चंबल नदी। और इस हिस्से में देखते हैं तो इस हिस्से से जो नदी आ जाती है उस नदी का नाम क्या है? इधर से जो नदी आ जाती है इस नदी का क्या नाम है? इस हिस्से में जो नदी आती है इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। तो इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी, पश्चिमी सीमा इधर, और इधर वाली सीमा कौन सी? विंध्य पर्वत श्रेणी बना दे रही है। तो इसका नाम क्या है? बुंदेलखंड पठार। अब बुंदेलखंड पठार की स्थिति को देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, खनिज की दृष्टि से संपन्न नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे खनिज की दृष्टि से संपन्न जिला कौन सा है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश में खनिज की दृष्टि से सबसे संपन्न जिला कौन सा है? ललितपुर। लेकिन बड़े पैमाने पे यहाँ पे खनिज और बड़ी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। यह क्या है? घने जंगलों से, मतलब एक तरह से जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ पे खेती के नाम पे बस बागवानी खेती की जाती है, जैसे पान हुआ, कत्था हुआ, इस तरह की खेती की जाती है। और इस क्षेत्र में जल का बड़ा अभाव होता है। हालांकि वर्षा देखते हैं तो लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। कितना? 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। लेकिन ठोस भूमि होने के नाते वो क्या होता है? नदियों के माध्यम से कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डैम बनाए जा रहे हैं।
ठीक है, जैसे बेतवा नदी पे देखेंगे 3 बांध है, अर्जुन बांध देख लेंगे, बेतवा नदी पे 3 बांध है। उसके बाद धासन की सहायक पथराई नदी पे बांध है, उसके बाद केन नदी पे बांध है, उसके बाद कौन सा है, अर्जुन नदी पे बांध है। यदि चंबल में भी देखते हैं तो चंबल में 3 बांध है, कौन सा, राणा सागर, जवाहर सागर और एक कौन सा, गांधी सागर, 3 बांध है चंबल नदी पे भी। ठीक है, तो ये किस लिए बनाए जाते हैं, जल को स्टोर करने के लिए। और जल को स्टोर करके क्या करते हैं, उसी जल के द्वारा सिंचाई का काम करते हैं, उसी जल से हम बिजली उत्पादन करते हैं, उसी जल का हम पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, खनिज थोड़े बड़े हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन कृषि के नाम पे बहुत नगण्य कृषि होने का काम करती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया। अब इसके बाद अगले की हम बात करते हैं, तो इस हिस्से में आएंगे, तो इस हिस्से में एक और पठार पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बघेलखंड का पठार। कौन सा, बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड का भी, पठार का भी बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों को खोद लिया जा रहा है, और खोद करके क्या किया जा रहा है, भवन निर्माण का काम और सड़क निर्माण का काम। जो देख रहे हैं आज के डेट में इतनी सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, और कौन से, एक्सप्रेसवे। इन एक्सप्रेसवे के लिए जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं वे कहाँ से आ रहे हैं, इसी बुंदेलखंड वाले हिस्से से। पर्वतों को काट दिया जा रहा है, और पर्वतों को काट करके एकदम सतह के बराबर कर दिया जा रहा है, और सतह के बराबर करके क्या किया जा रहा है, उसी चट्टानों को ले जा करके सड़क निर्माण और भवन निर्माण का काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे इस हिस्से में कौन सा हो जाएगा, बघेलखंड का पठार हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, और जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक भ्रंश घाटी पाई जाती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लू पेन से इसको बनाते हैं। ठीक है, इसी हिस्से से देखेंगे एक नदी निकल रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आकर के गिर रही है। इस नदी का नाम क्या है, नर्मदा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। और नर्मदा भ्रंश घाटी के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है। यह जो क्षेत्र है, ऊपर देख रहे हैं विंध्यन श्रेणी, नीचे कौन सा, सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा और विंध्यन के बीच से जो नदी प्रवाहित होती है उस नदी का क्या नाम है, नर्मदा। और एक चीज़ देख लीजिए, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है, तो एक है कौन सा, विंध्यन उत्तर में, और दक्षिण में कौन सा है, सतपुड़ा। मतलब सतपुड़ा और विंध्यन के बीच से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा। और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से पश्चिम दिशा को भ्रंश घाटी का अनुसरण करती है, क्योंकि सतपुड़ा और विंध्यन के भ्रंश से होकर के प्रवाहित होने का काम करती है। ठीक है, तो नीचे का जो हमारा पर्वत है, इस पर्वत की यदि हम चर्चा करें तो इसको हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत। इसको क्या कहते हैं, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी होगी, सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी 2 भागों में बटी हुई है। एक को हम कहते हैं महादेव पर्वत, इसको हम कहते हैं सतपुड़ा, और इसको क्या बोलते हैं, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। ठीक है, इसका नाम क्या है, महादेव पर्वत। महादेव का मतलब शंकर वाले नहीं, कैलाश वाले नहीं है। महादेव नाम उनका है, लेकिन ये दूसरे हैं। कैलाश पर्वत कहाँ पे है, हिमालय के बाहर, तिब्बत में, वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें महादेव पर्वत की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे, पूछा जाता है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, उस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़। कौन सा है, धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। लेकिन पूछेगा कि सतपुड़ा पर्वत के किस हिस्से में स्थित है, तो सतपुड़ा पे नहीं है, महादेव पर्वत पे। और किस राज्य में, राज्य यदि पूछ दिया जाए तो राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और जब सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। लेकिन सतपुड़ा पर्वत के किस हिस्से में है, तो जो महादेव पर्वत है उस हिस्से में पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, तो एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसको बोला जाता है कि सतपुड़ा तथा विंध्यन पर्वत श्रेणियों को मिलाने वाली पर्वत श्रेणी। किसको किसको, विंध्यन और सतपुड़ा को। देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, सतपुड़ा, यहाँ पे कौन सा है, विंध्यन। इन दोनों को मिलाने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम है मैकाल पर्वत। ठीक है, मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है, यहाँ पे देखिए इसी के ऊपर जस्ट लिखा गया है अमरकंटक।
और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर। मतलब मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से मुख्य रूप से 3 नदियाँ निकलती हैं। और एक चीज़ देखेंगे, यह जो पर्वत चोटी है वह 2 राज्यों के लगभग सीमावर्ती पे, कौन सा? इधर मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे स्थित मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? 3 नदियों में एक का नाम होगा कौन सा? नर्मदा, जो यहाँ पे है। दूसरे का नाम कौन सी होगी? दूसरी नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है, यहाँ से, और ऐसे प्रवाहित होती है, और ऐसे। इस नदी का नाम क्या है? महानदी। महानदी, ठीक है, महानदी। कहाँ से निकली है? अमरकंटक से। और तीसरी नदी जो है हमारी, यहीं से निकल करके ऐसे आकर के और कहाँ पे मिल जाती है? गंगा में, जिसका नाम क्या है? सोन नदी। जिसका नाम क्या है? सोन नदी। नदियों को लेकर बहुत परेशान ना होइएगा, इसकी हम नदियों की अलग से क्लास लेंगे। फिलहाल जो चीज़ें आ रही हैं उसको बताते चलें। तो अमरकंटक किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप है? तो उसको आरी बोलते हैं, मतलब गुंबदानुमा आकृति है, उसके किनारे जो है नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। तो यह इस प्रकार के अपवाह का रूप धारण करें। यहाँ से 3 नदियाँ निकल रही हैं, पश्चिम में जा रही है नर्मदा, उत्तर में जा रही है सोन, और दक्षिण पूर्व में जा रही है, इसका क्या नाम है? महानदी। और इसी अमरकंटक मतलब मैकाल पर्वत की सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। अब देखेंगे दोस्तों, इसके बाद एक और हिस्सा हमारा आता है, और जो एक और हिस्सा आता है इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। इसका नाम क्या है? छोटा इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। भैया इसको देखो, इसको हम क्या कहते हैं? भारत का। इसको हम कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। क्यों कहते हैं? भारत के संपूर्ण कोयला का लगभग 98% भाग छोटा नागपुर पठार से। और इसको हम क्या कहते हैं? खनिजों का भंडारगिरी कहते हैं। किसको? छोटा नागपुर पठार को खनिजों का भंडारगिरी, क्योंकि भारत के मैक्सिमम खनिज इसी हिस्से में पाए जाते हैं। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, छोटा नागपुर पठार को एक नदी 2 भागों में बांट देती है। उस नदी का नाम, ठीक है, उस नदी की नाम की यदि हम बात करते हैं तो यहीं से, इसी हिस्से से एक नदी निकलती है, और यह नदी ऐसे प्रवाहित होकर के और यहाँ पे आती है, ठीक है। और इस हिस्से से एक नदी आती है, ठीक है, इसका नाम क्या है? हुगली नदी। हुगली नदी। और इसका नाम क्या है? दामोदर नदी। जरा देखिए, छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी जब छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांट देती है तो दक्षिण के भाग को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण के भाग को, यह दक्षिण का भाग है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? रांची का पठार। रांची का पठार। और उत्तर के भाग को क्या कहते हैं? हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। इसको किस नाम से हम जानते हैं? हजारीबाग का पठार। छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटने वाली नदी दामोदर नदी। और दामोदर नदी के उत्तर के भाग को हम किस नाम से जानते हैं? हजारीबाग का पठार। देखेंगे यह दामोदर नदी, तो दामोदर के उत्तर में हजारीबाग का पठार, और दामोदर के दक्षिण में कौन सा? रांची का पठार। और इस छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम जरा सोच लेते हैं, कौन सा होगा? याद है? नहीं। चलते हैं, देखिए ये छोटा नागपुर पठार है, और इस छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। और पारसनाथ की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे, इस छोटा नागपुर पठार को झारखंड में हम पाट भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पाट भूमि के नाम से जानते हैं। इस छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, और पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। खनिज की दृष्टि से सबसे संपन्न है। एक चीज़ और देखेंगे तो इसका सीमा बनाता कौन कौन सा है? पश्चिम में देखेंगे मैकाल पर्वत श्रेणी,
दक्षिण में देखे थे कौन सा, महानदी। पूर्व में देखते हैं कौन सा, यहाँ पे यह जो एक पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी को नाम दिया गया है गरजात पहाड़ियाँ। कौन सा, गरजात पहाड़ी, इसका नाम क्या दिया गया, गरजात पहाड़ी। और गरजात पहाड़ी पूर्व की सीमा बनाते हैं। और जरा उत्तर में देखेंगे, उत्तर में इसकी सीमा कौन सा बनाता है, तो यहीं से यह नदी आई हुई है और यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ऐसे आ जाती है। यहाँ पे कौन सी है, गंगा नदी। गंगा नदी क्या कर रही है, उत्तरी सीमा बना रही है किसका, छोटा नागपुर पठार का। तो छोटा नागपुर पठार की चतुर्दिक को देख लेते हैं। पश्चिम में मैकाल, उत्तर में गंगा, इधर कौन सी, हुगली, ठीक है, और इधर कौन सी, महानदी, और इधर कौन सी, गरजात की पहाड़ियाँ। तो ये क्या कर रही है, इसकी सीमा बनाने का काम कर रही है। खनिज की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न कैपिटल, मिनरल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। क्या, मिनरल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया के नाम से, मतलब भारत की खनिज की राजधानी इसको कहते हैं, खनिज भंडार के नाम से इसको जानते हैं। कोयला का लगभग 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 98% भाग तो इसी हिस्से में पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी की भी हम चर्चा कर लेंगे। और इस पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं हम, गरजात पहाड़ियाँ। गरजात पहाड़ी का विस्तार कहाँ पे, विशेष रूप से उड़ीसा में और थोड़ा सा झारखंड में। गरजात पहाड़ी का विस्तार उड़ीसा और झारखंड में। तो और एक तरह से देखते हैं तो पूर्वी तट के समानांतर। तो देखते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करते हैं गरजात पहाड़ी की, तो गरजात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी, 1501 मीटर है। ठीक है, गरजात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम 1501 मीटर। यह कहाँ पे है, दक्षिणी उड़ीसा में, दक्षिणी उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, जो क्या है, गरजात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। और गरजात पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी को देखेंगे तो मेघसानी है, और यह भी कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा में ही पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी गरजात पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मेघसानी, यह भी उड़ीसा में पाई जाती है। और एक कौन सी है, महेंद्रगिरी, यह भी उड़ीसा में पाई जाती है, लेकिन दक्षिणी उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, लेकिन आगे की जो हमारी क्लास होगी वह कौन सी होगी, दक्कन का पठार, मतलब इसके नीचे दक्कन के पठार की हम बात करेंगे। कल की क्लास में इस चीज़ की चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, मैं शुरू में बोला था कि रिवीजन करा दूंगा, और वह रिवीजन कौन सा है, एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे चूँकि यह जो छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार कहाँ तक है, मेघालय तक। छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ तक है, मेघालय तक। और मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नोकरेफ। खासी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, शिलांग शिखर, जिसकी ऊंचाई 1961 या 62 मीटर। और तीसरी कौन सी है, गारो, खासी और जयंतिया, तीसरी जयंतिया हो गई। ठीक है, तो ये 3 हैं, लेकिन इसको समुच्च रूप से मेघालय का पठार कहते हैं। लेकिन क्या यह छोटा नागपुर पठार से अलग है, तो ऐसा नहीं है। इसका विस्तार कहाँ तक है, मेघालय तक, और असम में भी है। असम में कार्बी एलोंग का पठार है, जिसको मेघालय के पठार और कार्बी एलोंग के पठार को अलग करने का काम कौन सी नदी करती है, महानदी करती है। कार्बी एलोंग का पठार और मेघालय के पठार को अलग करने वाली नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और यहाँ पे देखेंगे एक गैप पाया जाता है, गैप का मतलब होता है स्थान खाली। ठीक है, अब देखेंगे छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार के बीच एक मालदा गैप पाया जाता है, मालदा गैप। और यही मालदा गैप इन दोनों को अलग कर दिया है। नहीं तो मेघालय का पठार पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। जब गंगा नदी बह रही थी तो अपने मार्ग में आने वाली इस पर्वत श्रेणी को क्या की, काट दी, और काट करके क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी। देखिए यहाँ से, चूंकि यह हुगली नदी काट करके क्या कर रही है, इस मालदा गैप का निर्माण कर रही है। और मालदा गैप का निर्माण कर दी तो यह पहाड़ी इधर हो गई और यह पहाड़ी इधर हो गई, इसलिए यह पहाड़ी 2 भागों में बंट जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास करें, तथा यह भी बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। धन्यवाद।